अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि कल हमने अपने पेयर ऑफ वर्ड्स कंप्लीट किए थे, तो मैंने आपको कल कहा था कि कल कोई नया काम करेंगे। तो आज हम अपनी पोइम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक 3 की पोइम नंबर 5 है और उसका टाइटल है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। ये पोइम लिखी है जॉन स्टॉलवर्दी ने। ठीक है, तो पहले तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जॉन स्टॉलवर्दी है कौन। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज का लेसन। जॉन स्टॉलवर्दी कौन है? ठीक है, ही इज़ बोर्न इन 1935। ही इज़ एन इंग्लिश पोएट, एडिटर एंड क्रिटिक, formerly the poetry editor of Oxford University Press. His poetry is about common man and war. ठीक है, ये कुछ बातें हैं जॉन स्टॉलवर्दी के बारे में जो हमें पता होनी ज़रूरी हैं कि वो किन इश्यूज़ पे लिखता है। इससे नए हम आ जाते हैं आज अपनी पोएम के थीम पे। ठीक है, हम जब अपनी पोएम का थीम करते हैं तो पहले एक नज़र उसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बाकी फ़र्दर डिस्कशन हम बाद में करते हैं। ठीक है, जो हमारी पोएम नंबर 5 है, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, किस तरह की पोएम है? इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम. The poet is discussing that the world is facing many problems like war, misery, bloodshed, and poverty. Such problems can limit man's ability to enjoy life and bring him aesthetic death. The poet is telling us that all the problems have failed to crush man's love of nature. Our children are a beacon of light in the dark world. The children are least bothered by such things. They are driving pleasure out of small things. They are leading their lives, forgetting all about the problems. The poet encourages us to face all difficulties and problems of life with courage and smiling face. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसके थीम की बात की तो हमने इसमें पढ़ा कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है, एक अलामती नज़्म है। इसमें जो पोइट है वो हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें बताता है। जैसे कि हमने पोइट के बारे में पढ़ते हुए ये बात उसमें नोट की कि उसका जो मेन मकसद है, पोइट जो है वो लिखता है कॉमन मैन के बारे में और वॉर्स के बारे में, वॉर के आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये पोएम भी कुछ इस तरह की है। कॉमन मैन की स्टोरी इसमें बयान की गई है कि किस तरह एक कॉमन मैन जो है वो अपनी लाइफ गुजारता है। उसकी लाइफ में मिजरीज़ भी होती हैं, सॉरोज़ भी होती हैं। ये जो पोएम है ये ब्लेंड है सॉरो का और हैप्पीनेस का। ठीक है, पहले तो वो थोड़ा सा वहाँ पे दिखाते हैं कि उसको डार्कनेस फ़ील होती है, हर तरफ अंधेरा नज़र आता है। इसका मतलब है कि वो नाउम्मीद है। लेकिन तभी वो दरमियान में बच्चों का जिक्र करता है और जैसे ही बच्चों का जिक्र आता है तो वहाँ पे उसको एक होप नज़र आती है, एक उम्मीद नज़र आती है। हमें उसकी राइटिंग में भी वो होप और उम्मीद नज़र आती है और ये रियलिटी भी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बात भी होती है कि बच्चे जो नेचुरली हैं वो इनोसेंट होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ में क्या वरीज़ हैं, क्या मिजरीज़ हैं, क्या हार्डशिप्स हैं। बच्चे जिस टाइम में जी रहे होते हैं वो उसी में जीते हैं और उसी को सब कुछ समझते हैं। तो वो हमें दरअसल ये बताना चाहता है कि हमें भी लाइफ को इसी तरह लाइट वे में लेना चाहिए। हार्डशिप्स आती जाती रहती हैं, अगर बुरा टाइम है तो उसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा, तो हमें इसको बड़े हिम्मत से गुजारना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इसमें बात समझ आ गई होगी। बाकी आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। इसका स्टांजा नंबर 1 करेंगे पहले, और साथ साथ मैं इसके सिनोनिम भी बोलती जाऊंगी कि जो आप नोट डाउन करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे MCQs के लिए। बार बार मैं आपको कहती हूँ कि जो सिनोनिम मैं आपको बोलती हूँ, नोट करवाती हूँ, उसके बाद आपके सामने शो भी होते हैं, तो आप काइंडली उनको याद किया करें और जो आपको होम टास्क दिया जाता है उससे रेलिवेंट वो भी ज़रूर किया करें। ठीक है, तो हम अपनी पोएम का स्टैंजा नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोइट उसमें क्या कहता है। ठीक है, तो हमारी पोएम का स्टैंजा नंबर 1 है विक्स। यहाँ पे वर्ड आया है विक्स। विक्स का मतलब होता है हम इसको कह सकते हैं कि आपने कैंडल तो देखी होगी, मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाने के लिए उसके अंदर एक धागा होता है जिसको हम आग लगाते हैं, जिससे रोशन होती है। इसी तरह लैंटर्न है, लैंटर्न में भी इसी तरह होता है। अगर हम अपने इधर अपने पाकिस्तान की बात करें तो इसमें दिए जलाते हैं हम लोग अक्सर, तो दियों में भी एक धागा होता है, तो इसको हम विक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम के तौर पे हम लिख सकते हैं थ्रेड ऑफ फैब्रिक इन अ लैम्प। ठीक है, वो कहते हैं विक्स बैलेंस।
ये जो बत्तियां हैं, ये जो धागा है उधर लैंटर्न में, बैलेंस, ये तवाज़ुन पैदा करता है, ये तवाज़ुन में रखता है। बैलेंस, स्टेबलाइज, उसको तवाज़ुन में रखता है, तवाज़ुन पैदा करता है। किसमें? फ्लेम, शोले में। फ्लेम फायर को ही कहते हैं हम, फायर का शोला बनता है। वो कहता है लालटेन की बत्तियाँ शोले को मुतवाज़न रखती हैं। अ डार्क ड्यू फॉल्स, और डार्क, यहाँ पे जो डार्क का वर्ड आ रहा है ये नाउमीदी के सेंस में भी यूज़ हो रहा है। वो कहता है कि अ डार्क ड्यू फॉल्स, कि एक पुरस्रार स्याह काली उदास शबनम पड़ रही है। अब वो हमें एक ऐसी जगह के बारे में बता रहा है कि जहाँ पर एक लैंटर्न जल रही है, ठीक है, उसका वहाँ पर जो है शोला है, आग जली हुई है उसमें, और वो कहता है कि वहाँ पर जो है ड्यू भी है, लेकिन वो ड्यू भी ऐसी उस अंधेरे में लग रही है कि जैसे कि वो स्याह हो। हालांकि ड्यू जो है वो फ्रेशनेस की अलामत है, लेकिन यहाँ पर वो उसको कह रहा है कि वो ऐसे है कि जैसे वो स्याह हो। ठीक है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल, शायर कहाँ पर खड़ा है? पोइट खड़ा है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फलों की दुकान वाली गली में। ये जो वो सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, जो सारे हमें बता रहा है कि सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये फलों की दुकान वाली गली में हैं। मेलन, गुआवास, मैंडरेन, वो कहता है कि वहाँ पर जो फलों वाली गली है उसमें क्या है? उसमें खरबूजे हैं, अमरूद हैं, और मैंडरेन, मैंडरेन होता है ऑरेंज की फॉर्म ही होती है, संतरा कह लें आप उसको, कीनो कह लें, माल्टा कह लें, कि ये सारे वहाँ पर फ्रूट हैं। पैरामिड, पैरामिड आपको पता है कि ट्राइएंगुलर शेप को कहते हैं हम। वो कहता है कि वहाँ पर ट्राइएंगुलर शेप में पाइल्ड, हीप, पाइल्ड होता है हीप, ढेर, वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, ट्राइएंगुलर शेप में ढेर लगे हुए हैं। किस चीज़ के? फ्रूट के। लाइक कैनन बॉल्स, और वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि तोप के गोले रखे हों। कैनन बॉल्स, तोप के गोले। ठीक है। वो कहता है अब हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें पता है जब हम फ्रूट स्टॉल्स पे जाते हैं, फ्रूट की शॉप्स पे जाते हैं, जो उन्होंने सामने अपना फ्रूट रखा हुआ होता है वो ट्राइएंगुलर शेप में, नीचे ज़्यादा उससे कम एक शेप बनाई हुई होती है। उसको उसने कहा है कि वो पैरामिड की तरह से हैं और उसका ढेर लगा हुआ है, तो उसको पाइल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है हीप, यानी कि वो ढेर इस तरह से पड़ा हुआ है। और वो लग क्या रहा है? वो ऐसा लग रहा है जैसे कि तोप के गोले पड़े हुए हों। ठीक है। फिर है ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमकना, चमक दमक को कहते हैं ग्लिमर, इसका सिनोनिम लिख सकते हैं ग्लिमर। वो कहते हैं ऐसे चमक रहे हैं, रेड हॉट, जैसे कि वो शोख सुर्ख हों, गोल्ड हॉट, शोख सुनहरे हों, फ्रॉम विदन, अंदर से। वो कहते हैं वो सारे ऐसे हैं जैसे कि वो अंदर से शोख सुर्ख, शोख सुनहरे हुए दमकते फल हैं। मतलब इसका क्या है, इतने क्यों चमक रहे हैं कि वो पके हुए फल हैं। ठीक है। तो वो सारी इन लाइंस में हमें बताता है कि एक तारीख गली में खड़ा है जहाँ पर लालटेन जल रही है, लालटेन की रोशनी इतनी है कि वहाँ पर पड़ती हुई जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो भी डार्क दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर वो फ्रूट्स के नेम हमें मेंशन कर रहा है कि कौन कौन से फ्रूट पड़े हुए हैं और किस तरह से पड़े हुए हैं। एक ट्राइएंगुलर शेप में पड़े हुए हैं और हीप की सूरत में, ढेर की सूरत में पड़े हुए हैं, और वो लग क्या रहे हैं? कैनन बॉल्स लग रहे हैं। वो कहता है कि वो इतने चमकते दमकते लग रहे हैं क्योंकि वो अंदर से पके हुए हैं। ठीक है। अब हम इसी के सिनोनिम लेते हैं कि इसमें क्या सिनोनिम थे। ठीक है। ये सारे सिनोनिम आपके सामने आ रहे हैं जो मैंने बोले हैं सारे के सारे। तो बेटा आपका होम टास्क ये है कि आपने हमेशा की तरह से इन्हीं सिनोनिम्स को लेना है, इन्हीं वर्ड्स को लेना है। जो सिनोनिम मैंने बताए हैं वो तो ठीक है, आपको पता है, आपने इसके 2 और 3 सिनोनिम और फाइंड करने हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ती रहे। वो वहाँ पे आपको किसी भी तरह से ये किसी भी और सिनोनिम का आपके सामने ऑप्शन दे सकते हैं। मे बी वो मैंने इधर ना बोला हो, आपको वो आ जाए, आप 2-3 तलाश करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो MCQs में नंबर लेना बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमारी पोजीशन बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपना काम करेंगे। कल नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।